ओके, तो डियर स्टूडेंट 9th क्लास में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो है वर्क एनर्जी पावर, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप आपको मैं पूरी तरीके से समझा पाऊँ ये। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, पहले हमें सबसे पहले वर्क को समझना होगा, ठीक है, फिर एनर्जी को समझेंगे अच्छे से और फिर लास्ट में पावर को समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर का फ्लो चलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्क के लिए, ठीक है बच्चों। तो वर्क के बेसिकली वर्क के भी दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। वर्क के दो कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, दो तरीके से वर्क को डिफाइन किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या बोल रहे हैं सर। वर्क के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वर्क का, उसको बोलते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। और जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वर्क का, उसको बोलते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ओके, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। तो अब हम दोनों को समझते हैं एक एक करके। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या होता है और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या होता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, is termed as वर्क। बिल्कुल आसान बात। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या कहता है कि आप कोई सी भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो वर्क हो जाती है। अब कोई सी भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी, जैसे गाना सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी जो आप करते हो वो वर्क कहलाती है अकॉर्डिंग टू जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ऐसा नहीं होता क्या, कोई मान लो कोई पकौड़े ही तल रहा है तो अपन जाके बोलते हो और भैया क्या कर रहे हो, तो क्या यार मैं काम कर रहा हूँ, क्या बोलता है वो, मैं काम कर रहा हूँ, मतलब वो वर्क तो कर ही रहा है ना। बट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क थोड़ा सा अलग है। जब हम साइंस की दुनिया में आ जाते हैं तो वहाँ पर वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। साइंस में पकोड़े तलना या खाना बनाना या गाने सुनना वर्क की कैटेगरी में नहीं आता। क्या बात समझ में आती है बच्चों आपको। तो जनरल कॉन्सेप्ट में तो कोई भी जो कुछ भी काम कर रहा है तो वो वर्क कहलाएगा, लेकिन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में कुछ भी काम करने को वर्क नहीं बोला जाता है। साइंस की दुनिया में वर्क की एक अलग डेफिनेशन दी गई है। ये बात समझ में ही आपको, बताओ जरा, बोलो। तो जनरल कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब हम समझते हैं कि भाई साइंस की दुनिया में वर्क किसको बोला जाता है। ओके, तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क को डील करते हैं, समझते हैं भाई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या होता होगा। तो देखो साइंस के हिसाब से क्या होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स लगी बेटा F। m मास के ऑब्जेक्ट पे जो ऐसे फ्लोर पे रखा हुआ था उस पे एक फोर्स लगी F। अब अगर इस फोर्स ने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करा दिया, यहां से इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहां पर आ गई, इसमें कुछ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर इस फोर्स ने, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, इस फोर्स ने इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट करा दिया तो हम बोलेंगे वर्क इज डन बाय द फोर्स, वर्क इज डन बाय द फोर्स। अगर इस फोर्स ने इस मास में कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो हम फिजिक्स की दुनिया में बोलेंगे कि इस फोर्स ने वर्क परफॉर्म किया। तो व्हाट इज द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट। if a force displaces an object, then
वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया। मतलब वर्क होने के लिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। ऐसे समझो कि एक हाथी है, बहुत भारी सा, ये हाथी है, इसको मतलब हाथी मान लेना बेटा, इसको ऐसे मत सोचना सिर्फ किस टाइप का आधुनिक हाथी बनाया आपने बिल्कुल। तो मान लो ये हाथी है और इसको 3 छोटी छोटी चींटियाँ धक्का दे रही है ना, 3 छोटी छोटी चींटियाँ इसको धक्का दे रही है कि भाई इस हाथी को आज यहाँ से उठा के ही मानेंगे। लेकिन हाथी तो सो रहा है, उसको तो समझ ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। तो ये चींटी ने कुछ वर्क किया क्या? तो चींटी से आप अगर पूछोगे कि आपने वर्क किया क्या, तो चींटी बोलेगी कि यार कैसा सवाल कर रहे हो, पौन घंटा हो गया मुझे इसे धक्का देते देते, है ना, पसीने पसीने हो गए हम, और आप कह रहे हो कि वर्क कर रहे हो क्या? तो वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन हाथी की पोजीशन वहीं की वहीं है। तो साइंस के हिसाब से हाथी पर चींटी ने कोई वर्क नहीं किया। हाँ, अगर ये चींटियाँ मिलके इस हाथी को उठा के फेंक दें तो हम जरूर बोलेंगे कि चींटियों ने वर्क किया, बट ऐसा होना नामुमकिन है। इसलिए साइंस में वर्क की एक अलग ही डेफिनेशन बनाई है कि भाई अगर वर्क जब होगा जब फोर्स बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट ला देगा, और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो उस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया। इसका मतलब अगर मैं इस दीवार को ऐसे पुश करने की कोशिश करूं और चाहे जितनी फोर्स लगा लूं, क्या ये दीवार खिसके की? क्या आंसर है नो, यानी दीवार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वॉल जैसी है वो वहीं रहेगी। इसका मतलब साइंटिफिकली आई हैव नॉट परफॉर्म्ड एनी वर्क। गॉट द पॉइंट? आया समझ में? बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई आपको? हमने अब हम जो भी बात करेंगे ना बच्चों, एक बात आप क्लियर रख लेना कि अब हम जो भी वर्क की बात करेंगे तो हमारा मतलब सिर्फ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से ही होगा। हमें जनरल कॉन्सेप्ट वर्क से अब से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था तो मैंने करा दिया। बट अब जब भी क्वेश्चन में वर्क आएगा या कहीं आप किताब पढ़ रहे होंगे उसमें वर्क आएगा, तो वो वर्क आपको क्या मानना है? वो साइंटिफिक ही मानना है आपको, ठीक है? चलिए साहब, तो ये तो हो गई बात साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क की, डेफिनेशन तो हमने समझ ली। अब थोड़ी सी इसकी यूनिट की बात कर लें भाई। तो वर्क की जो SI यूनिट होती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है, वो तो होती है जूल, ठीक है ना? J से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। एक फेमस साइंटिस्ट था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उसके ऑनर में इसकी यूनिट दी गई है। और इसकी CGS यूनिट भी आप याद रख लें तो बहुत ही बढ़िया है ना। इसकी CGS यूनिट होती है बेटा अर्ग, ERG अर्ग, ठीक है? याद रख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना ये तो SI तो आपको याद रखनी है। तो SI यूनिट इज जूल एंड द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज अर्ग। इनमें रिलेशन भी एक छोटा सा, वो भी आप याद रख लें बच्चों। 1 जूल जो होता है वो होता है 10⁷ अर्ग के बराबर, ठीक है? 1 जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁷ अर्ग के बराबर आपका 1 जूल होता है। फिर बात करें कि यार वर्क किस तरीके की क्वांटिटी है, तो वर्क जो है बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ोगे बेटा थोड़ी सी? उसमें होगा D या E वाले फोल्डर में देख लेना केमिस्ट्री, ठीक है? तो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसे समझ लो ना, डायरेक्शन नहीं होती है। तो वर्क के बारे में क्या क्या सीखा हमने? स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। SI यूनिट इसकी जूल होती है, CGS यूनिट इसकी अर्ग होती है। 1 जूल में इतने अर्ग होते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई आपको? बताओ।
ये सब भी समझ में आ गया। ये हो गया आपका वर्क का इंट्रोडक्शन। अब वर्क होता कितना है हमें तो कैलकुलेट करना है साहब। तो अभी 9th लेवल पे हम ऐसे समझ लें, 9th लेवल पे जो वर्क की डेफिनेशन या जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल सा बताए थे आपको। कि मान लेते हैं कि m मास की बॉडी है, इस पे लगा F फोर्स और इसने इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहाँ पे लेके आ गया और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ ना वो S हुआ, S। ठीक है बेटा, S फॉर शाहरुख खान। ठीक, तो m मास की बॉडी, F इस पे फोर्स लगी और S इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसमें वर्क कितना किया फोर्स ने? तो आंसर है वर्क निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। अभी 9th क्लास के हिसाब से एक्चुअली दिस इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये चैप्टर 11th क्लास में फिर आता है तो उसकी तो और डिटेल्स अपन वहाँ जानते हैं, लेकिन मैं रिवीजन में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई नई बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं रिवीजन में अपन इसकी और डिटेल सीखेंगे, बट अभी हाल फिलहाल हम ऐसा समझे 9th लेवल पे कि वर्क अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम कि भाई डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। यार 1 जूल कितना होता होगा, है ना, ऐसे डिफाइन करने को आता है। तो मैंने आपको वैसे भी सिखा रखा है फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं हम क्वांटिटी को। मान लो इसको वर्क को डिफाइन करना है मुझे, तो इसके फॉर्मूले में आने वाली सभी चीज़ों को आप 1 बना दो। इसके फॉर्मूले में आने वाली सभी चीज़ों को 1 बना दो आप। तो यहाँ पर अगर मैं, आप सोचो कि मैं इफ़ F इक्वल्स टू कितना ले लूँ, 1 न्यूटन, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूँ 1 मीटर, तो मेरा जो वर्क है वो कितना आने वाला है, F की जगह मैंने लिखा 1 न्यूटन इंटू S की जगह मैंने लिखा 1 मीटर। तो 1 इंटू 1 तो क्या हो गया, 1 हो गया, न्यूटन मीटर। एक्चुअल में ये जो न्यूटन मीटर है ना, इसी को हम जूल बोल देते हैं। तो भैया हमारा ये आ गया 1 जूल। अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखें, है ना, इसको डेफिनेशन में कैसे लिखें? तो बच्चों अगर 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ला दे, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर, देन वर्क डन बाय द फोर्स is said to be 1 जूल। सुना आप लोगों ने? अगर 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ला दे तो उस फोर्स ने 1 जूल का वर्क किया। आई बेटा बात समझ में? बताओ जरा, बताओ, 1 जूल क्लियर हुआ? तो ये हमारा वर्क का बेसिक नॉलेज हमने ले ली यहाँ पे। अब जरा सा हम समझ लें कि भाई वर्क के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। एक्चुअल में बच्चों 3 तरीके के वर्क डन होते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज पॉजिटिव वर्क, positive work, number 2 is negative work, and number 3 is zero work. This is zero work. ठीक है, अब तीनों को समझते हैं बारी बारी से। पहले बिल्कुल आसान 9th लेवल के हिसाब से मैं आपको इनको समझाऊंगा, फिर जब रिवाइज कराऊंगा तो थोड़ा सा और लेवल अपन बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी पॉजिटिव वर्क किसको बोला जाएगा? देखो ऐसा समझो बच्चों कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 2 चीज़ें हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन कैसी है? सेम। किनकी? फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों? सेम है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पर हमने इधर फोर्स लगा के खींचा इसको और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ। ठीक है ना, यहाँ आ गया, ऐसे हमने पकड़ के खींचा इसको और ये यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ इसका और फोर्स भी इधर लगी इस पर।
तो इस फोर्स ने कैसा वर्क किया, तो आंसर है पॉजिटिव वर्क किया। ओके, जिधर फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है पार्टिकल का, तो हम बोलेंगे हमने पॉजिटिव वर्क किया। जैसे 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 डस्टर है यहाँ रखा हुआ है, देखना जरा, इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ ऐसे, इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो आप देखना इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, देखो 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 इधर ही हो रहा है। तो अभी मेरी फोर्स ने कैसा काम किया, पॉजिटिव वर्क किया। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क की सिंपल सी कहानी क्लियर हो जाती है आपको। नेगेटिव वर्क, अब नेगेटिव वर्क के लिए क्या है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, देन हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। एग्जाम्पल, जैसे मान लो, ऐसे समझना, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको बहुत प्यारा सा। मान लो आपने यहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और फ्रिक्शन नाम की फोर्स आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में, जो फ्रिक्शन होता है ना वो पीछे की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगा मान लो 2 न्यूटन, है ना, सरफेस और ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन होता है ना, तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है, जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट लगाते हैं हम। तो 2 न्यूटन की तो फ्रिक्शन फोर्स है और 10 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई एक्सटर्नल। ये तो कौन सी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है जो हमने लगाई। और ये 2 न्यूटन वाली कौन सी फोर्स है, ये फ्रिक्शन है। और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई लोगों 10 मीटर का। अब समझते हैं खेल क्या है, देखना बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने कितना किया, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने कितना किया, तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी है 10 और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, तो 10 × 10 कितना लिखेंगे 100 जूल लिखेंगे। मैं आपसे बोलूं कि वर्क डन फ्रिक्शन ने कितना किया, समझना खेल को, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उधर, दोनों अपोजिट है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स कितनी है 2 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है, हमारा आंसर कितना आएगा -20 जूल। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो फिर हम बोलेंगे वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। क्या ये फ्रिक्शन वाली बात आपको समझ में आई बच्चों? इसमें अगर हम देखें ना तो 2 फोर्सेस वर्क कर रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना बेटा, इसमें 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है 10 न्यूटन की और एक फ्रिक्शन काम कर रहा है 2 न्यूटन का। दोनों ने अपने अपने हिसाब से वर्क किया, ठीक है ना। तो अब एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा 100 जूल। फ्रिक्शन ने कितना काम किया या वर्क किया तो आपका आंसर होगा -20 जूल। ओके, चलिए अगर देखो मैं एक तरीके से और पूछ सकता था इसको, थोड़ा सा आपको बता दें, देखो और अच्छे सी बातें। मैं आपसे पूछ रहा था कि टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क, व्हाट इज टोटल वर्क। अब टोटल वर्क अगर बोल दिया ना बच्चों तो आपको ये और ये दोनों ऐड कराने पड़ेंगे। तो 100 जूल प्लस -20 जूल, तो 100 - 20 इज 80 जूल। एक तरीका तो ये हो गया कि दोनों वर्क अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। एक तरीका ये हो गया कि भाई हमने क्या किया, हमने नेट फोर्स निकाल ली। इधर 10 इधर 2, अनबैलेंस फोर्स है, इधर 10 इधर 2, तो नेट फोर्स हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें 8 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है और इस 8 न्यूटन की फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, 10 मीटर कर दिया। तो वर्क डन टोटल एक ही स्टेप में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब की बार फोर्स की जगह मैं 8 लूँगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं 10 लूँगा और 80 जूल मेरा आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव में इसलिए आएगा क्योंकि जो नेट फोर्स है वो इस तरफ ही मान रहे हैं, क्योंकि ये वाली बड़ी फोर्स है, ये वाली छोटी फोर्स है, तो बॉडी का मूवमेंट बड़ी फोर्स की तरफ होता है। ओके, तो किधर गया, इधर गया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो नेट फोर्स हमने 8 मान लिया और डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, तो ये हो गया हमारा 80 जूल। बोलो भाई, ये ऐसे भी निकाल सकते हो आप और आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका वर्क निकाल लो और इसका वर्क निकाल लो और दोनों को ऐड कराओ, ठीक है। 2 तरीके हैं,
जैसा आपको अच्छा लगा हो वैसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं।